अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो ब्लैक निशान नज़र आ रहे हैं ना, ये आपके 5 वाला पेपर में आ चुके हैं, तो आप भी ये निशान लगा लें। क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट है, 4, 5 पेपर में आ चुका है, 7 का फर्स्ट पार्ट पेपर में आ चुका है शॉर्ट क्वेश्चन में। और क्वेश्चन नंबर 10 के आप देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और माय फेवरेट क्वेश्चन। और 11, 12। ठीक है बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो क्या कहता है बच्चों, कहता है वी से टू वेक्टर v एंड w इन स्पेस आर पैरेलल। हम कहते हैं कि दो वेक्टर पैरेलल हैं इफ़ देयर इज़ अ स्केलर c सच डैट v इज़ इक्वल टू सी डब्ल्यू। मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर एक वेक्टर इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट दूसरा वेक्टर हो तो वो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं। यही बात उसने बता दी है। कहते हैं द वेक्टर पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। कहते हैं आपके जो है ना पैरेलल हैं और उनकी डायरेक्शन सेम होगी। अगर सी पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम होगी। एंड द वेक्टर पॉइंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और आपके ये वेक्टर जो है ना ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे अगर सी नेगेटिव है तो। ठीक है, ये जस्ट आपको उसने इन्फॉर्मेशन दे दी है जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ये पार्ट कहता है फाइंड टू वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2। दो वेक्टर फाइंड करें जिनकी लेंथ 2 2 है, यानी कि और वो पैरेलल है इस v वेक्टर के। ठीक है बच्चों, कि आपने दो वेक्टर निकालने हैं जिनकी लेंथ क्या है 2 है और वो v वेक्टर के क्या है पैरेलल है। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि मैं कहता हूँ ये आपका v वेक्टर है। ठीक है, ये मैं कहता हूँ v वेक्टर है। अच्छा, मैं कहता हूँ एक वेक्टर u है। ठीक है, जो v वेक्टर के क्या है पैरेलल है। ठीक है, तो इस और उसकी लेंथ 2 है, मैग्नीट्यूड 2 है, उसने खुद दे दी है। ठीक है, और एक दूसरा वेक्टर लेता हूँ w, जो क्या है v के भी पैरेलल है और इसका मैग्नीट्यूड भी, इसकी लेंथ भी 2 है। अब यहाँ पे उसने क्या है दो वेक्टर फाइंड करो जो v के पैरेलल हैं। तो मैं दो वेक्टर, एक u ले लिया, मैं इसकी डायरेक्शन v के सेम कर देता हूँ। एक वेक्टर ये आ जाएगा और दूसरा वेक्टर क्या आ जाएगा w भी इसके पैरेलल है लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है बच्चों? ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है बच्चों, अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हों तो उनका यूनिट वेक्टर सेम होता है। यानी u और v पैरेलल हैं, इसका मतलब है कि u का जो यूनिट वेक्टर होगा वो किसके वेक्टर के बराबर होगा? v के। ठीक है, अब इसको आप ज़रा ओपन करें तो ये आ जाएगा वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू p हेड के। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से मेरे पास एक फार्मूला आ गया, वेक्टर निकालूं जो v वेक्टर के क्या है पैरेलल है और सेम डायरेक्शन में है। तो बच्चों यहाँ से फिर मेरे पास ये आ जाएगा u वेक्टर इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड v हेड। ये क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, v और w आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब है जो w का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होगा माइनस v के यूनिट वेक्टर के, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि इन दोनों की डायरेक्शन चेंज है और ये हैं पैरेलल ही लेकिन डायरेक्शन चेंज है। तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू माइनस v है। इसको इधर ले आए तो w इज इक्वल टू आ गया माइनस w मैग्नीट्यूड v है। तो मेरे पास यहाँ से दो रिज़ल्ट निकला है कि अगर u और v पैरेलल हैं और सेम डायरेक्शन में है तो फार्मूला ये लगेगा, और अगर w वेक्टर और v वेक्टर पैरेलल हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर फार्मूला ये आएगा, जस्ट माइनस आ जाएगा। चलें जी, आप क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10, बाय गिवन इन्फॉर्मेशन v उसने दे दिया, मैंने उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। जी बच्चों, v का मैग्नीट्यूड आ गया 6। ठीक हो गया। अब वी नो डैट हम जानते हैं क्या, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लें तो वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड 6 है, वेक्टर भी ये वाला है, अलग अलग डिवाइड 2 कॉमन ले लें यहाँ से, तो
ये आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा 1/3i माइनस 2/3j प्लस 2/3k। ठीक हो गया भाई। अब मैंने कहा लेट u बी द वेक्टर है ऑफ लेंथ 2, जिसकी लेंथ क्या है 2 है एंड पैरेलल है लेकिन सेम डायरेक्शन, यानी इसकी और u और v दोनों की डायरेक्शन सेम है। क्या मतलब, यानी कि ये आपका है u और ये है आपका v वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन क्या है बच्चों सेम है। तो अभी हमने क्या, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो फिर हम क्या करते हैं कि u वेक्टर इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड, ठीक है, इंटू v हेड। ये बच्चों अब u की मैग्नीट्यूड तो उसने 2 दे दी है, ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दिया। v हेड हम पहले निकाल चुके हैं, ये वाला वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, सॉल्व करें तो आपके पास विच इज़ द रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया जिनकी दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, अब एक और वेक्टर फाइंड करते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड 2 है, यानी वही लेंथ 2 है लेकिन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसमें सिर्फ नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा सिमिलरली लेट w बी द वेक्टर ऑफ लेंथ 2 एंड पैरेलल है लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन में है किसके 2v के, देन फिर क्या होगा, यानी कि उसकी v अगर डायरेक्शन ये है तो w की ये होगी, उसके मैग्नीट्यूड 2 ही है तो उसका फार्मूला क्या है, जस्ट माइनस आ जाता है। तो वैल्यू पुट करें -2 v हेड, ठीक है, -2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो विच इज़ द रिक्वायर्ड। ये आपके पास 2 वेक्टर आ गए थे जो v के क्या थे, पैरेलल थे, एक सेम डायरेक्शन में था और एक ऑपोजिट डायरेक्शन में था। क्वेश्चन पेपर में आता होता है, इसको अच्छे से तैयार कर लें। अब बी पार्ट, जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 बी पार्ट, फाइंड ए कांस्टेंट a so that the vector v and w are parallel। दो वेक्टर पैरेलल हैं तो हमें डेफिनेशन अभी कहता है कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हों तो क्या होता था, एक वेक्टर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट दूसरे वेक्टर के। तो इधर भी हम उसी का यूज़ करेंगे और वहाँ से हमारा रिक्वायर्ड a हम फाइंड कर लेंगे। ठीक हो गया बच्चों। तो बाय गिवन इन्फॉर्मेशन, हाँ जी, v दे दिया, w दे दिया, a फाइंड करना है। तो सिंस v एंड w आर टू पैरेलल वेक्टर हैं इसलिए क्या होगा, v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट w। आप इस तरह भी लिख सकते हैं w इज इक्वल टू सी v, c इज एनी स्केलर। अब हमने पहले c की वैल्यू फाइंड करेंगे। हाँ जी, ये v वेक्टर दिया हुआ है वो लिख दिया, w दे दिया, वो c को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। ठीक हो गया बच्चों। अब क्या करो, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ i j एंड k, दो वेक्टर बराबर है तो इसका मतलब है कि i वाला कंपोनेंट i के बराबर होगा, j वाला j के और k वाला k के। तो i का कंपोनेंट 1 है, इधर है ac, तो 1 इज इक्वल टू ac आ गया। अब यहाँ से मेरा 1 निकल सकता है लेकिन अगर c की वैल्यू फाइंड हो तो अब c की वैल्यू फाइंड करते हैं। j वाला कंपोनेंट j के बराबर होगा यानी -3 इज इक्वल टू 9c, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी -3/9 इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, अगर k का कंपोनेंट k के बराबर लेते हैं तो 4 इज इक्वल टू -12c। ठीक है, यहाँ से भी c की वैल्यू सेम निकली। ठीक है, अब इस c की वैल्यू इधर 1 में पुट कर दें। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, तो हाँ जी y इज इक्वल टू a और c की वैल्यू है -1/3, वो पुट कर दी। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या करें, दोनों तरफ -3 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी ये से कट होके a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3। ठीक हो गया बच्चों। अब इसको एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या है वो आप देखें। चलें बच्चों, वो है, मैं लेट कर लेता हूँ कि v एक वेक्टर है, वो है x1i प्लस y1j प्लस z1k। ठीक है, और w एक दूसरा वेक्टर ले लेता हूँ, वो है x2i प्लस y2j प्लस z2k। तो ये जो वेक्टर v के जो है ना कंपोनेंट, इनको हम डायरेक्शन रेशोज़ भी कहते हैं। अगर मैं कहूँ ना v के डायरेक्शन रेशोज़ क्या हैं, आप कहेंगे x1 y1 z1, और v2 के डायरेक्शन रेशोज़ क्या हैं, x2 y2 z2। ठीक है, अगर ये पैरेलल होंगे, ठीक है, अगर v एंड w आर पैरेलल इफ़, अगर उनके डायरेक्शन रेशोज़ प्रोपोर्शनल हों तो। ठीक है, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशोज़ जो है ना आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। कैसे होंगे, मसलन x1/x2 यानी x1/x2 इज़ इक्वल टू होगा y1/y2 के इज़ इक्वल टू z1/z2 के।
ठीक है, कि अगर ये वेक्टर पैरेलल हों तो ये चीज़ इक्वल होती है। ठीक है बच्चों, मैंने क्या किया, अगर v और दो वेक्टर पैरेलल होंगे अगर उनके डायरेक्शन रेशोज़ आपस में प्रोपोर्शनल हो, यानी x1 ओवर x2 इसका आंसर, y1 और y2 इसका आंसर और z1 z इन तीनों का आंसर सेम होगा। ठीक है, अगर इन तीनों का आंसर सेम होगा तो वो वेक्टर आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, अगर वो कहता है ये पैरेलल हैं तो इसका मतलब है कि ये चीज़ सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहता है कि दो वेक्टर पैरेलल हैं तो इसका मतलब है कि उनके डायरेक्शन रेशियोज आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो अब इसका दूसरा वो है, हम क्या लिखेंगे, सिंस v एंड w आर टू पैरेलल वेक्टर देयरफॉर, इसलिए देयर डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, उनके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। क्या होगा, यानी इसका क्या आ जाएगा, 1 ओवर a इज इक्वल टू -3 ओवर 9 इज इक्वल टू 4 ओवर -12। ठीक है बच्चों, ये देखें ये चीज़ 1 ओवर a इज इक्वल टू -3 ओवर 9 इज इक्वल टू 4 ओवर -12, तो 1 ओवर a इज इक्वल टू -1 ओवर 3 -1 ओवर 3, तो यहाँ से मेरे पास 1 ओवर a इज इक्वल टू -1 ओवर 3, तो यहाँ से a इज इक्वल टू 3 आ गया। आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे कब होंगे, अगर उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हो। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट इसका सी पार्ट। जी बच्चों, सी पार्ट में कहते हैं फाइंड अ वेक्टर ए ऑफ लेंथ 5। एक वेक्टर फाइंड करो, मैंने कहा वो वेक्टर u है जिसकी लेंथ 5 है, इसका मतलब है u mod इज इक्वल टू 5 इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू, इस v के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है ना, तो हमें पता है कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हों और ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, तो वहाँ से उसी कंसेप्ट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी बच्चों, थर्ड पार्ट बाय गिवन इन्फॉर्मेशन v दे दी है, उसका हमने मैग्नीट्यूड पहले फाइंड कर लो, 1 का स्क्वायर -2 स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो अंडर 14 आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब वी नो डैट, हम जानते हैं कि उसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें तो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब मैं कहता हूँ लेट कर लेता हूँ u भी द वेक्टर है जिसकी लेंथ 5 है एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ v की क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर वो v की ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका मतलब क्या होगा कि u वेक्टर इज इक्वल टू -u mod v है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस आ जाएगा, तो देन फिर क्या होगा, u इज इक्वल टू -u mod v हैट, तो इज इक्वल टू, हाँ जी, u mod उसने क्या दे 5 दे दिया, तो -5 और v हैट हमने निकाल चुके हैं ये वाला। ठीक है, तो इसको -5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास विच इज़ द रिक्वायर्ड वेक्टर, ये वो वेक्टर है जिसकी लेंथ 5 है और वो v के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका पार्ट डी। जी, डी पार्ट में कहता है, ये भी पेपर में आ चुका है, फाइंड ए एंड बी, ए और बी फाइंड करो सो द वेक्टर आर पैरेलल। तो अभी हमने रिजल्ट पढ़ा कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हों तो उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, उसी कंसेप्ट से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने कहा लेट u दे दिया, एक वेक्टर को मैंने u का नाम दे दिया, दूसरे को v का नाम दे दिया। ठीक है, सिंस u एंड v आर टू पैरेलल वेक्टर, इसलिए देयर डायरेक्शन रेशियोज आर क्या होंगे, प्रोपोर्शनल, उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, प्रोपोर्शनल, यानी कि 3 ओवर a इज इक्वल टू -1 ओवर b इज इक्वल टू 4 ओवर -2। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब यहाँ से 2 2 द 4 हो जाएगा, तो यहाँ से -2 आ गया। अब पहले इसको इसके बराबर फिर इसको इसके बराबर ले लें। ठीक है, तो 3 ओवर a इज इक्वल टू -2 -1 ओवर b इज इक्वल टू -2, तो यहाँ से a को इधर -2 को नीचे ले आए तो a इज इक्वल टू -3/2 और b को ऊपर ले जाए -2 को नीचे तो b इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये पेपर के लिहाज से। अब क्वेश्चन नंबर 11। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 के पहले दो पार्ट पेपर में आ चुके हैं कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करें। ठीक है, तो ये पहले भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि अगर एक वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें तो आपके पास जो 3 नंबर आते हैं कांस्टेंट नंबर, वो आपके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट है v इज इक्वल टू 3i - j + 2k।
ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया √14। अब क्या करो, इस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास जो 3 नंबर आएंगे 3 ओवर √14 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 14 2 ओवर स्क्वायर रूट 14, वो आपके डायरेक्शन कोसाइन होंगे। तो क्या लिखेंगे, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर वी आर, एल होगा 3 ओवर स्क्वायर रूट 14 m माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 14 n इज इक्वल 2 ओवर स्क्वायर रूट 14। ठीक हो गया। बी पार्ट में भी वही वी दे दिया, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड ले लें, 6 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 1 का स्क्वायर √41 आ जाएगा। अब इसको इस वेक्टर के ऊपर डिवाइड कर दें तो एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 ओवर स्क्वायर रूट 14 माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 14 1 ओवर स्क्वायर रूट 41। अच्छा, थर्ड पार्ट में ना उसने पॉइंट दे दिए हैं पी और क्यू। सबसे पहले तो मैं पी क्यू वेक्टर फाइंड करूँगा, तो पी क्यू क्या वेक्टर क्या आएगा, ओ क्यू माइनस ओ पी। तो पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी, यानी कि 1 माइनस 2 3 माइनस 1 1 माइनस 5। ठीक है, तो आपके पास सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा -i प्लस 2j माइनस 4k। ठीक हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, तो -1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 21 आ गया। अब इस वेक्टर को इसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यह आ जाएगा -1 ओवर स्क्वायर रूट 21। ठीक है, m हो जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 21, n होगा -4 ओवर स्क्वायर रूट 21। यह था डायरेक्शन कोसाइन। एक वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन किस तरह फाइंड करते हैं, हम एक वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें तो मेरे पास वो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल कैन बी द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ए सिंगल वेक्टर। कहते हैं इनमें से बताओ कौन से सिंगल वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स होंगे। ठीक है ना, तो अल्फ़ा बीटा गैमा 3 एंगल डायरेक्शन एंगल कब होंगे, जब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा फाइंड करो और आंसर आपका क्या आए, 1 आए। क्या क्या मैंने बच्चों कि अल्फ़ा बीटा गैमा 3 एंगल हैं और ये क्या हैं, डायरेक्शन, इनको कहेंगे ये डायरेक्शन एंगल्स हैं। डायरेक्शन एंगल्स हैं किसके, एक वेक्टर के। अगर आप ये चीज़ प्रूव कर दें कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा ये फाइंड करें, और अगर आपका आंसर आ जाता है 1 तो अल्फ़ा बीटा गैमा एक वेक्टर के डायरेक्शन एंगल होंगे। अगर ये 1 के इक्वल नहीं आता तो ये आपके डायरेक्शन एंगल नहीं होंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट, अल्फ़ा इज इक्वल टू दे दिया है 45, बीटा भी 45, गैमा 60। तो नो, अब हमें क्या फाइंड करने लगा हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा। ठीक है जी, अल्फ़ा वैल्यू पुट कर दें, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है 45। ठीक है जी, बीटा भी 45, गैमा 60। तो कॉस 45 होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर है तो होल का स्क्वायर आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। और कॉस 60 होता है 1 ओवर 2, तो यह आ जाएगा 1 ओवर 2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट खत्म, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट खत्म, 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 4। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस एलसीएम लो 4, तो 2 प्लस 2 प्लस 1 ये आ गया 5 ओवर 4, बराबर नहीं है 1 के। तो इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा बीटा गैमा ये डायरेक्शन एंगल नहीं है। तो हैंस गिवन ट्रिपल कैन नॉट बी डायरेक्शन एंगल ऑफ ए सिंगल वेक्टर के, ये डायरेक्शन एंगल्स नहीं हो सकते। सेकंड पार्ट दे दिया अल्फ़ा 30 है, बीटा 45 और गैमा 60। नो जी, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा फाइंड कर लिया। अल्फ़ा है 30, बीटा 45, गैमा 60। तो cos 30 √3 ओवर 2, cos 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और 60 होता है 1 ओवर 2। स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4, 1 ओवर 2, 1/4। 4 एलसीएम ले लो, 3 प्लस 2 प्लस 1 6 ओवर 4, तो ये भी बराबर नहीं है 1 के, तो ये भी डायरेक्शन सिंगल वेक्टर के डायरेक्शन एंगल नहीं होंगे। कैन नॉट बी द डायरेक्शन एंगल ऑफ ए सिंगल वेक्टर। ठीक हो गया। थर्ड पार्ट अल्फ़ा 45 है, बीटा 60 है, गैमा 60 है। सेकंड पार्ट आपका पेपर में आ चुका है ये वाला। ठीक हो गया। अब 9 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गैमा फाइंड किया, अल्फ़ा बीटा गैमा की वैल्यू पुट की। कॉस 45 होते 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, 60 1 ओवर 2 और कॉस 60 1 ओवर 2 का स्क्वायर। ये इससे ख़त्म, ये आ जाएगा 1 ओवर 2, 1/4 1/4। 4 एलसीएम लेंगे, 2 प्लस 1 प्लस 1, तो 4 ओवर 4 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो हैंस ये जो गिवन है
एंगल्स कैन बी डायरेक्शन एंगल ऑफ ए सिंगल वेक्टर। ये सिंगल वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हुई। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई मसला हो, कोई पॉइंट पूछना हो, ठीक है, तो वो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।